Yoga is a light which once lit will never dim. Good morning, everyone. On the behalf of SSJN Subodh PG College, I, Dr. Richa Singhal, welcome you all in the international webinar on Yoga as a Health and Career Tool. Before starting the session, I request you all to kindly stand up for College Gulgeet. ज्ञान पुंज परमार्थ भाव से अभिप्रेरित ज्ञान पुंज परमार्थ भाव से अभिप्रेरित वेद्या का अनुपम मालय, वेद्या का अनुपम मालय। हमारा सुबोध स्नातकोत्तर महाविद्यालय। जन जन में हो ज्ञान प्रसार, उत्तम हो आचार व्यवहार, उर मानव के धर्म बसार, मानवता के कल्याण हिता। भारत की मंगल बेला पर, भारत की पावन बेला पर हमारा सुबोध स्नातकोत्तर महाविद्यालय। है अपना स्वर्णिम इतिहास, सदा श्रेष्ठता और उल्लास। आधुनिक गौरव से प्रमाणित, नीतिगत मूल्यों में समाहित। अनुपम से उत्कंठा का, अनुपम से उत्कंठा का विलय। हमारा सुबोध स्नातकोत्तर महाविद्यालय। ज्ञान पुंज परमार्थ भाव से अभिप्रेरित वेद्या का अनुपम मालय, वेद्या का अनुपम मालय। हमारा सुबोध स्नातकोत्तर महाविद्यालय। Yoga brings together physical and mental disciplines to achieve a peaceful body and mind. So does our respected principal, sir, Professor K.B. Sharma, who helped us to reset, readjust, restart, and refocus our lives after this pandemic. I now request sir for his welcome note. आज विश्व योग दिवस के अवसर पर एसएसजैन सुबोध पीजी स्नातकोत्तर महाविद्यालय की एनएसएस इकाइयों के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शीर्षक योगा एज ए हेल्थ एंड कैरियर टूल है। मैं महाविद्यालय की ओर से आज की वेबिनार के मुख्य अतिथि श्री एसपी भटनागर साहब, क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इनके नेतृत्व में एनएसएस की विभिन्न गतिविधियों का आयोजन निरंतर किया जा रहा है, जिसमें सुबोध महाविद्यालय की भी भागीदारी
सक्रिय रूप से हो रही है। मैं स्वागत के क्रम में सुबोध शिक्षा समिति के सचिव श्री एस बोथरा साहब तथा संयोजक श्री विनय चंद जी डागा साहब का स्वागत करता हूं, जो संस्था की प्रत्येक गतिविधियों में सहयोग कर हमें प्रेरित करते हैं तथा इन्होंने आज की इस वेबिनार के लिए शुभकामनाएं भी प्रेषित की है। सुबोध शिक्षा समिति सदैव समाज सेवा भाव को ध्यान में रखते हुए कार्य करती है। समिति ने कोरोना महामारी की प्रथम लहर के दौरान मुख्यमंत्री सहायता कोष में 1 करोड़ रुपए का अंशदान दिया है तथा कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान भी महाविद्यालय द्वारा मास्क वितरण, खाद्य सामग्री वितरण तथा स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ये सुबोध महाविद्यालय के लिए गर्व का विषय है। सुबोध शिक्षा समिति के निर्देशन में संचालित 19 संस्थाओं में से एक सुबोध महाविद्यालय ने 68 वर्षों के दौरान निरंतर नए कीर्तिमान को छुआ है। यह राजस्थान का ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के विशिष्ट एवं प्रख्यात शिक्षण संस्थानों में से एक बहुसंकायी महाविद्यालय है, जिसमें तीनों संकाय कला, वाणिज्य एवं विज्ञान के स्नातक स्तर पर तथा 21 विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रदान की जाती है। महाविद्यालय में वर्तमान में 16 संकायों में स्नातक पाठ्यक्रम, 21 संकायों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, 12 विषयों में पीएचडी कार्यक्रम, 8 विषयों में पीजी डिप्लोमा कोर्स, 3 डिप्लोमा का पाठ्यक्रम एवं 23 जॉब ओरिएंटेड सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित है। महाविद्यालय में लगभग 11,000 से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं और यूजीसी द्वारा महाविद्यालय को कॉलेज विथ पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस का 2 बार दर्जा प्रदान किया है। इसी कारण यूजीसी ने कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा भी दिया है, जो अभी तक भारत में केवल 15 महाविद्यालयों को ही यह प्राप्त है। महाविद्यालय की स्वायत्त शासी दर्जा प्राप्त होना तथा नैक यूजीसी द्वारा 3.82 सीजीपीए के साथ A++ ग्रेड मिलना इसकी गौरव गाथा के अन्य मील का पत्थर है। इसे डीबीटी स्टार कॉलेज का दर्जा मिलना तथा एनआईआरएफ रैंकिंग में प्रथम 200 कॉलेजों में स्थान मिलना अकादमिक श्रेष्ठता का परिचय देता है और इसी का परिणाम है कि राजस्थान को रेड रिबन क्लब के द्वारा उत्कृष्ट कार्य हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महाविद्यालय अपनी उत्कृष्टता एवं नवाचार के क्षेत्र में विशेष महत्व रखता है। महाविद्यालय में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, विचार गोष्ठियां, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से युक्त परिचर्चा, विषय विशेषज्ञों के द्वारा व्याख्यान, खेलकूद एवं तकनीकी कार्यशालाओं का आयोजन महाविद्यालय की गरिमा के अभिवृद्धि का द्योतक है। सुबोध महाविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहते हुए अध्ययन, अध्यापन, गुणवत्ता, शोध, खेलकूद, एनसीसी, एनएसएस आदि क्षेत्रों में उच्च आदर्श एवं कीर्तिमान रखता है। महाविद्यालय के एनएसएस इकाइयों द्वारा निरंतर समाज सेवा एवं स्वयं सेवकों के मानवीय मूल्यों के विकास के लिए सदैव अग्रसर रहती है। लगातार गत 3 वर्षों से महाविद्यालय के स्वयं सेवकों को आईजी अवार्ड प्राप्त हो रहा है तथा एनएसएस इकाई के कार्यक्रम अधिकारी श्री कपिल कुमार आनंद को राष्ट्रपति महोदय द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विगत 7 वर्षों से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एनएसएस स्वयंसेवकों ने विभिन्न पुरस्कार प्राप्त कर महाविद्यालय का गौरव बढ़ाया है। एनएसएस इकाइयां विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन वर्ष पर्यंत करती रहती है, जिसमें वृक्षारोपण, रोड सेफ्टी कार्यक्रम, ट्रैफिक रूल्स प्रोग्राम, सेव एनवायरनमेंट, विमेन हेल्थ अवेयरनेस, ब्लड डोनेशन कैंप, 7 डे स्पेशल कैंप जैसी गतिविधियां शामिल है। महाविद्यालय द्वारा इसी वर्ष 20 मार्च से 26 मार्च 2021 तक एनआईसी कैंप का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें 14 राज्यों के स्वयंसेवक एवं कंटिजेंट लीडर्स ने भाग लिया। आज महाविद्यालय की एनएसएस इकाइयों द्वारा वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विश्व योग दिवस के अवसर पर योगा एज ए हेल्थ एंड कैरियर टूल शीर्षक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। वर्तमान समय में
इस तनावग्रस्त वातावरण में कोरोना जैसी महामारी से लड़ते हुए हम अपने आप को योग के माध्यम से किस प्रकार स्वस्थ रख सकते हैं तथा योग को एक प्रोफेशन के रूप में अपनाकर किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, इस विषय पर चर्चा के लिए मुख्य वक्ता मिस प्रिया व्यास एम श्री राम निरंजन शर्मा जी का मैं स्वागत करता हूं तथा एनएसएस इकाइयों के कार्यक्रम अधिकारियों को इस वेबिनार के आयोजन के लिए शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। मैं सभी प्रतिभागियों को इस वेबिनार में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि यह सभी के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। जय जिनेंद्र, जय भारत। Thank you, sir, for your kind and gracious words. Now I request Dr. Devendra Kumar Sharma, sir, to kindly give a brief introduction about the following program. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज विश्व योग दिवस है। इस अवसर पर सुबोध महाविद्यालय में एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। इसका शीर्षक योगा एज ए हेल्थ एंड कैरियर टूल है। आज के समय में व्यक्ति जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है उसका व्यक्ति की मानसिक एवं शारीरिक अवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आज समूचा विश्व कोविड-19 वायरस महामारी से अछूता नहीं है। ऐसे में बचाव के लिए हमारे पास दो ही विकल्प बचते हैं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना तथा अपने आप को सुरक्षित रखना। इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, इसके लिए योग का सहारा लिया जा सकता है। भारतीय संस्कृति में योग का एक विशेष महत्व रहा है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन योग क्रियाएं करता है तो निश्चित ही उसकी इम्यूनिटी डेवलप होती है। योग भारतीय संस्कृति की धरोहर है। वर्तमान समय में व्यक्ति लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी एवं भय इत्यादि से ग्रसित है। ऐसे में योग शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता प्रदान करता है। आज योग के महत्व को न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व ने स्वीकारा है। इससे जीवन को निरोगी एवं आकर्षक बनाया जा सकता है। योग के माध्यम से रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है तथा वर्तमान समय में युवा इसे कैरियर के रूप में अपना रही है। मैं मैनेजमेंट सुबोध शिक्षा समिति एवं हमारे एनर्जेटिक प्रिंसिपल सर का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस वेबिनार के आयोजन की स्वीकृति प्रदान की। सर सदैव ऐसी गतिविधियों के लिए हमें प्रेरित करते हैं। इसके लिए मैं प्रिंसिपल सर का एनएसएस इकाई की ओर से धन्यवाद प्रेषित करता हूं। महाविद्यालय की एनएसएस इकाई ने कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान विभिन्न सामाजिक गतिविधियों का अंजाम दिया, जिसमें जरूरतमंदों को भोजन एवं राहत सामग्री का वितरण किया। मास्क वितरण के साथ साथ इस संक्रमण में बचाव के लिए जन जागरूकता में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। एनएसएस इकाई ने गौशाला में चारे की व्यवस्था हेतु भी आर्थिक योगदान किया है। इस कार्य हेतु मेरे साथी कार्यक्रम अधिकारियों की मैं प्रशंसा करता हूं एवं प्रिंसिपल सर का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कार्य हेतु हमें प्रोत्साहित किया। मैं बताना चाहूँगा, यह वेबिनार हमारे लिए वर्तमान परिस्थितियों में मानसिक तनाव को दूर करने एवं शारीरिक क्षमता को बढ़ाने तथा इसे कैरियर के रूप में देखने में सिद्ध होगी। मैं अधिक समय नहीं लेते हुए कामना करता हूं कि मुख्य वक्ताओं द्वारा बताई गई बातों से हम निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। इसके लिए सभी प्रतिभागियों का मैं स्वागत करता हूं तथा अपने शब्दों को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir, for your splendid information. Now, I would like to introduce the chief guest of today's webinar, Shri S.P. Bhatnagar, sir, Regional Director and Assistant Program Consultant, Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports, National Services Scheme, Jaipur. His teaching, research, and educational administration experience has been around for 30 years.
He has also been awarded with President Award in 1982 by the former President Mr. Ziani Zail Singh. He has also co-led the Indian team in Japan, Sri Lanka, Nepal, China, etc. in the youth exchange programs of the Government of India for youth personality development and educational administration. He has fulfilled all the responsibilities very efficiently with complete dedication and sincerity, which have been given to him by the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, and has held the motto of NSS, not me, but you. We welcome you, sir. नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एसएस जैन सुबोध पीजी कॉलेज के मैनेजमेंट समिति के समस्त पदाधिकारीगण, प्राचार्य महोदय, इस वेबिनार के समन्वयक, एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारीगण, संपूर्ण भारतवर्ष से इस वेबिनार में हिस्सा ले रहे सभी प्रतिभागीगण, इस वेबिनार में मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित इंटरनेशनल ट्रेनर्स जो कि खुद भी बहुत यंग और जो डायनेमिक हैं, श्री रामनिरंजन जी और मैडम। जैसा कि आप सबको विदित है कि 11 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशंस में जो है एक रेजोल्यूशन पारित करके 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का रेजोल्यूशन पारित किया गया था। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर यूनाइटेड नेशंस में के 69th सेशन में की जनरल असेंबली में ये रेजोल्यूशन पास किया गया था। आप सबको जैसा कि विदित है कि योगा जो है वो पूरे विश्व को भारत की एक जो है उपहार है, एक देन है, और ये हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। हिंदुस्तान में योगिक पद्धति से ऋषि परंपरा के अंतर्गत गुरुकुलों में छात्र छात्राओं को, युवक युवतियों को स्वस्थ रखने के लिए जिस योगिक परंपरा के साथ में विभिन्न शारीरिक मानसिक क्रियाओं का जो है पालन करवाया जाता था, उन्हीं का एक समागम के रूप में जो है योगा का जो है माना जाता है। और जो मॉडर्न योगा है, इसके अगर हम कहें कि फादर ऑफ द मॉडर्न योगा इज पतंजलि, तो पतंजलि के जो सूत्र हैं उसके आधार पर विभिन्न शोधकर्ताओं ने हमारे प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करके जो मॉडर्न कॉमन योगा प्रोटोकॉल का निर्माण किया है, उसका निरंतर अभ्यास करने से हमारा शरीर ही नहीं मानसिक भी विकास होता है। और वर्तमान परिस्थितियों में जबकि कोविड पेंडेमिक ने बुरी तरीके से पूरे विश्व को, मानवता को हिला रखा है, सभी लोग परेशान हैं, योग की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। तो आइए हम सब मिलकर इस 2021 में आयोजित होने वाले 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यह प्रण लें कि हम नियमित रूप से योगा का अभ्यास करेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखने में एवं अपने समाज को स्वस्थ रखने में मददगार साबित होंगे। आप सबको मैं पुनः जो है इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं और हार्दिक बधाई देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. Ms. Priya Vyas, Hatha Yoga Acharya at Ambe Traditional Hatha Yoga. She is certified as a yoga guru by Shivananda Yoga Vedanta Ashram and has attended several yoga retreats like Ashtanga Yoga Retreat and many more in India and Germany. She has been practicing yoga for 15 years and has been teaching Hatha Yoga in various fitness centers for 10 years as a freelancer. She has also been invited in several schools to give sessions about Hatha Yoga form and to talk about its mental and physical benefits. I welcome you, ma'am. Hello, Namaste everyone. Welcome you all to this yoga webinar.
and I wish you all a very happy International Day of Yoga. Before starting, I would like to thank to SS Jain Subodh College for having me here, and to organization committee, and a big thanks to principal sir for inviting me here to give this privilege. And और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सब यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं टू सेलिब्रेट दिस बिग डे ऑफ योगा, एंड कुछ नॉलेज हम आपसे शेयर करेंगे, मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये दिन कितना इम्पोर्टेंट है हम सभी की लाइफ में, ये भी हम सभी को पता होना चाहिए। एंड आई वुड से कि everybody should practice yoga, not only on yoga day but every day. एंड एक और बात मैं कहना चाहूँगी, एक बड़ा सा धन्यवाद मैं देना चाहूँगी टू आवर प्राइम मिनिस्टर सर, जिन्होंने इस डे को 21 जून को इतनी इम्पोर्टेंस दी और इसकी अहमियत पूरी दुनिया को बताई। और ना सिर्फ इसी दिन उन्होंने एक चीज़ और मेंशन की कि ना सिर्फ इसी दिन को योगा डे समझना है, हमको हर दिन को योगा डे समझते हुए हर दिन योग अभ्यास, हर दिन योगा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आई एम हियर टू मेक यू पीपल लर्न व्हाट इज़ योगा and why we should all practice it, and what is the significance of practicing yoga in our daily basis and in our daily life, and by practicing day to day how it really helps us to boost our energy and boost our immune system. एंड आज के इस टफ़ माहौल में, बहुत टफ़ एटमॉस्फेयर में, कोविड-19 के एटमॉस्फेयर में ये कितना ज़रूरी है हम सभी को, हम सभी के लिए। और इसे हम किस तरीके से हमारी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसका बहुत इजी तरीका मैं आपको बताऊंगी। एंड हम यहाँ पे हथा योगा के बारे में बात करेंगे। हथा योगा, I would like you to know who is the founder of Hatha Yoga and क्यों Hatha Yoga ही सबसे easy form है। We have now so many forms of yoga nowadays, but amongst all those forms, this yoga form is much easier and easy to practice. I am not only focusing on this yoga form, but I want you people to start something with a nice way, with an easy way. So this yoga form may really bring you into interest, and आप जब easily योगा प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे बिना कोई हेजिटेशन, बिना कोई परेशानी और बिना खुद को अनईजी फील कराए, तो दैट इज़ व्हाट इम्पॉर्टेंट। हमको किसी भी तरीके का रश नहीं करना है, किसी भी तरीके का प्रेशर फील नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन हथा योगा के बारे में आपको देना चाहूँगी, एंड ये कहाँ से आया है ये भी बताना चाहूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हथा योगा अमंगस्ट ऑल योगा फॉर्म्स सबसे पुराना फॉर्म है और सबसे एंशिएंट फॉर्म है। एंड डू यू पीपल नो हु इज़ द फाउंडर ऑफ हथा योगा? द फाउंडर ऑफ हथा योगा इज़ लॉर्ड शिवा, जिन्होंने पहली बार हठ योग गॉडेस पार्वती को, माता पार्वती को सिखाया था। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हथा योगा? सो हथा इज़ हट and hurt is determination. So one should practice yoga with determination, with determined energy, with determined interest, and not only कि कोई आपको प्रेशराइज करे तभी आप ये प्रैक्टिस करेंगे, but it should come from your heart. ये आपके मन से आना चाहिए and ये willingly आना चाहिए। and जब भी आप शुरू करें, you ट्राई टू फील कि ओके ये आप इंटरेस्ट से कर रहे हैं, आप किसी के प्रेशर में आके नहीं कर रहे हैं। एंड आज मेरे यहाँ होने का मकसद भी ये नहीं है कि मैं यहाँ पे आऊँ और आप लोग को शेक करूँ कि प्लीज़ योगा करो, योगा करो, योगा करो। नो, ये तभी आप कर पाएंगे जब आप अपने इंटरेस्ट से इसे
करना चाह रहे हैं। तो बिकॉज दिस इज़ द ईजीएस्ट फॉर्म टू प्रैक्टिस, आज हम इसी बारे में बात करेंगे और किस तरीके से हम इसे शुरू कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी डेली लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कितना समय हम इसको दे सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो मैं शुरू करने से पहले आपको इसकी अहमियत बताना चाहूँगी। नॉट ओनली दिस योगा फॉर्म, बल्कि किसी भी योगा फॉर्म को आज के इस टफ एटमॉस्फेयर में करना, प्रैक्टिस करना, योगा प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेरी गुड। आप योगासन्स कर रहे हैं, फार बेटर। एंड योगासन्स एंड प्राणायाम्स, दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। एंड आज के टाइम पे, ये कोविड-19 के टाइम पे जो परेशानियाँ, जो परिस्थितियाँ और जो टफ एटमॉस्फेयर हम आज फेस कर रहे हैं, तो ऐसे में इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग, इट इज़ गोइंग टू बी क्वाइट टफ फॉर यू एज वेल। पर अगर आप एक योगा प्रैक्टिशनर हैं या आप कोई भी एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करते हैं, तो नॉट ओनली ये आपको कोविड से सेफ रखेगा, बल्कि ये और सारी बीमारियों से भी आपको सेफ कर सकेगा। तो मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँगी और फिर से कहना चाहूँगी कि किसी भी प्रेशर में आकर आप ये सब चीज़ें ना करें। एंड जब आप ये सब चीज़ें, ये जो फिटनेस स्टफ़ है, जो फिटनेस टेक्निक से अलग अलग तरीके की आज के टाइम पे, इंक्लूडिंग hatha योगा, इंक्लूडिंग अदर फॉर्म्स ऑफ योगा, प्लीज़ अगर आपका इंटरेस्ट है तो इसे ज़रूर करें। उस इंटरेस्ट को सिर्फ थोड़ी सी लेज़ीनेस के चलते स्किप ना करें। एंड डोंट इग्नोर दैट इंटरेस्ट दैट यू रियली हैव विद इन योर सेल्फ। पूरी कोशिश करें कि इस इंटरेस्ट को आप थोड़ा सा और एनर्जाइज करें। थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत है, बस थोड़ी सी एनर्जी से आप अपने इंटरेस्ट को और नरिश कर सकते हैं। My personal experience and people who practice yoga around me are not affected so much by COVID। पर ये एक ऐसा टाइम है जो फेस सबको करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं ये सभी को हो रहा है। पर ये कितना आपको हो रहा है, दैट इज़ वॉट इम्पॉर्टेंट टू नो, कि ये कितनी ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ में आपके साथ में हो रहा है या फिर ये कितना माइनर आपके साथ में हो रहा है। तो इफ़ यू आर अ योगा प्रैक्टिशनर एंड इफ़ यू प्रैक्टिस प्राणायाम्स ऑन डेली बेसिस, वेल आई वुड से यू मस्ट, प्लीज़ आप सभी इसको करेंगे एंड करने की कोशिश करेंगे, इंटरेस्ट के साथ में करेंगे और डेली करेंगे। डेली, चाहे आप 15-20 मिनट्स का ही टाइम दे रहे हैं खुद को, पर ये ज़रूर करें। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि आज का जो माहौल, आज का जो एटमॉस्फेयर हमें सर्व कर रहा है, दैट इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी। ये जो अनहेल्दी एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं, तो हम इसमें बिना कुछ किए नहीं सर्वाइव कर सकते। वी हैव टू मेक सम एफर्ट्स टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी। तो यही टाइम है जहां हम रियली खुद को हेल्दी रखने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। और ना सिर्फ इस टाइम में, हम आगे चलकर भी खुद को हेल्दी रखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ड्यूरिंग कोविड एंड आफ्टर कोविड हमको यही खुद को सिखाना है। हमको दुनिया को नहीं सिखाना है, पर हमको खुद को सिखाना है कि ये चीज़ें कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जीवन को हेल्दी बनाए रखने के लिए। और स्वस्थ जीवन बहुत ज़्यादा सुरक्षित जीवन है, तो हम सभी इस बात पे गौर करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस मैं थोड़े जो योगा के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपसे शेयर करूँगी। हाथा योगा में 5 पॉइंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, एंड everyone should practice these 5 points थोड़ी डेली। तो the first point of hatha yoga is proper exercise और प्रॉपर आसनास। हमको कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम डेली प्रॉपर आसन्स को देना चाहिए। आपका जो योगाभ्यास है
उसमें आप थोड़े थोड़े मेजर आसन्स इंक्लूडिंग सूर्य नमस्कार विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, उसको आप डेली प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ प्रॉपर आसनास. सेकेंड पॉइंट इज़ प्रॉपर प्राणायाम्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इंक्लूडिंग कपालभाति, अनुलोम विलोम. दीज टू आर बेसिक प्राणायाम्स जो हमें डेली रूटीन में ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए. थर्ड पॉइंट इज़ प्रॉपर रिलैक्सेशन. तो जितना हम लोगों के लिए बॉडी को शेक करना ज़रूरी है, जितना हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम एक्सरसाइज करें, योगा प्रैक्टिस करें, प्राणायाम्स करें, उतना ही ज़रूरी हमारे लिए है कि हम बॉडी को रिलैक्स भी करें. तो बॉडी को रिलैक्स करना इज़ एज मच इम्पॉर्टेंट एज प्राणायाम्स एंड आसनास. सो द थर्ड पॉइंट इज़ प्रॉपर रिलैक्सेशन. फोर्थ पॉइंट इज़ प्रॉपर डाइट. तो आप अपनी योगा प्रैक्टिस के साथ अपनी डाइट को भी बैलेंस करने की कोशिश करें एंड मेक श्योर कि आपकी डाइट एंड आपकी प्रैक्टिस दोनों इक्वली परफेक्टली बैलेंस के साथ में चल रही है. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ वेदांता, ऑल्सो कॉल्ड मेडिटेशन. तो हम हमारी प्रैक्टिस में थोड़ा थोड़ा 5-10 मिनट्स एंड वी कैन एक्सटेंड दिस टाइम स्लोली प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा हम मेडिटेट करने की कोशिश भी करेंगे. मेडिटेशन एज वी ऑल नो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आज के टाइम पे. एंड नॉट ओनली आज के टाइम पे, ये हर टाइम के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपको मेंटल एंड इमोशनल बैलेंस देता है. मेडिटेशन के लिए मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज़ बोलूँगी कि शरीर के लिए तो हम योगासन्स कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं हमको इंटरनल इफेक्ट दे रहे हैं, पर माइंड के लिए एंड सोल के लिए एंड इमोशंस के लिए हम क्या कर सकते हैं. सो आई वुड से कि मेडिटेशन, थोड़ा थोड़ा ध्यान डेली जो कि हमारे मन को, हमारे दिमाग को, हमारे इमोशंस को एकदम शांत रखेगा. और जो ये स्ट्रेसफुल लाइफ हम ही ने बना दी हमारी खुद की, ये स्ट्रेसफुल लाइफ मैनेज करने में हमारी हेल्प करेगा. तो दैट स्ट्रेस शुड नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिप्रेशन. प्रैक्टिस मेडिटेशन, क्योंकि हम थोड़ा स्ट्रेस लेना शुरू करते हैं एंड दैट स्ट्रेस बिकम्स डिप्रेशन. तो उस डिप्रेसिव स्टेट में ना पहुँचे, इसीलिए हमको थोड़ा खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है. एंड हाउ वी कैन डू दैट? वी कैन डू दैट थ्रू मेडिटेशन और ध्यान. So these 5 points are very important. I repeat the 5 points. First is proper exercise, proper asanas. Second is proper pranayams, breathing exercises. Third is proper diet, vegetarian diet if that's possible. Fourth point is proper relaxation, which is very important. Okay, so fourth point is proper diet and third point is relaxation and fifth point is vedanta और meditation. तो इन पांचों पॉइंट को अगर आप थोड़ा करके कहीं भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आई मस्ट से, मैं ये बिल्कुल और डेफिनेटली आपसे बोलूँगी कि आपके जीवन में कोई मेजर डिजीज़ नहीं आ सकती है, आपकी लाइफ में कोई बड़ी बीमारी नहीं आ सकती है अनटिल एंड अनलेस आप थोड़े एफर्ट्स करें अपने लिए. तो पूरी दुनिया को, आई वुड से पूरे वर्ल्ड को आज के टाइम पे इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो हम पूरी कोशिश करेंगे, आज यहाँ पे रहकर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा बोलकर तो नहीं, पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी नॉलेज आपको दे पाऊँ और अपना जो एक्सपीरियंस है अब तक का वो आपसे शेयर कर पाऊँ कि योगा ने कितना ज़्यादा मेजरली मेरी लाइफ को बदला है और नॉट ओनली मुझे हेल्दी रहना सिखाया है पर मुझे और भी बहुत कुछ सिखाया है. तो ये मैं आपसे शेयर करूँगी कि इट इज़ अ लाइफ चेंजिंग प्रोसेस. ये आपको पूरा बदल देगा, आपको यहाँ से यहाँ ले जाएगा. इट विल रेज योर लिविंग लेवल, आपके जीने का तरीका बदल देगा, आपको बहुत सारी चीज़ों का आभास कराएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाएगा, किसी से सुनकर या दुनिया को देखकर नहीं, पर ये सारी
चीज़ें आप एक्सप्लोर करोगे सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से। एंड योगा इज़ नथिंग बट एन एक्सपीरियंस, अ मेजर एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ।
So we have already talked about the 5 points of yoga and how we can practice all these things in our daily routine. ये sequence by sequence I would like to share with you. Pranayams are must in your daily practice and sun salutation, and you can also keep few asanas in the practice. So first of all, the first basic pranayam is Kapalbhati. Kapalbhati is a pranayam which strengthens your lungs and keeps your lungs healthy. And कपालभाति प्राणायाम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल प्राणायाम है जो कि हमारे लंग्स को हेल्दी रखता है एंड लंग्स को बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देता है और सांसों से रिलेटेड सभी प्रकार की डिजीज़ को दूर रखता है. और अगर आपको ऑलरेडी कोई ब्रीदिंग इशू है तो दीज प्राणायाम्स कपालभाति एंड अनुलोम विलोम are very effectful. So we can practice these 2 basic pranayams and we can add these 2 basic pranayams in our daily routine practice. So for Kapalbhati, your posture should be, your keep should be straight and your both hands should be in Chin Mudra. And when you practice pranayam, try to keep your eyes closed so that you can actually focus on the breathings. And always breathe through the nostrils, and while breathing, try to move the lungs and the abdomen properly. So with deep inhalation, raise your chest and abdomen out. And with exhalation, relax your chest, abdomen in. And like this, once again inhale, exhale. Once again, deep breath, fill your lungs, abdomen with air. And Kapalbhati. एक सेकेंड में एक पंप करने की कोशिश करेंगे और हर पंप के साथ स्ट्रॉन्गली दोनों नॉस्ट्रल से सांसों को बाहर थ्रो करना है और सांस बाहर थ्रो करते समय सेम टाइम हम पेट को अंदर की तरफ मूव करेंगे. और इसी तरीके से हम कपालभाति 2 to 5 minutes and then you can extend the time 2 to 5 minutes हम शुरू कर सकते हैं इस टाइम के साथ एंड उसके बाद आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं. आप जितना चाहे उतना कपालभाति कर सकते हैं. छोटी सी प्रोहिबिशन है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है या कोई मेजर हार्ट डिजीज़ है तो आप कपालभाति स्किप करेंगे. सो इसी तरह से हम 1, 2, 3 राउंड कर सकते हैं. थोड़ा थोड़ा बीच में गैप लेकर प्रॉपर ब्रीदिंग के साथ में हम राउंड शुरू कर सकते हैं. सो वंस अगेन डीप ब्रेथ, एब्डोमेन आउट. इसी तरह से हम कपालभाति के 2 या 3 राउंड प्रैक्टिस करेंगे और हर एक राउंड में आप शुरू कर सकते हैं 50 to 100 पाउंड से. और कपालभाति कंप्लीट करने के बाद में सेकेंड बेसिक प्राणायाम हम अनुलोम विलोम के बारे में बात करेंगे. तो अनुलोम विलोम इज़ ऑल्सो अ ब्रीथिंग प्योरिफिकेशन टेक्निक जो हमारे ब्रीथिंग्स को प्योर करते हैं और हमारा जो नॉस्ट्रल एरिया है उसे क्लीन रखते हैं और सांसों से रिलेटेड किसी भी परेशानी को या किसी भी भारीपन को अनुलोम विलोम प्रैक्टिस करने से रिलीज़ किया जा सकता है, उसको क्योर किया जा सकता है. एक छोटी सी चीज़ हमको याद रखना है, कपालभाति हम शुरू करेंगे लंबा सांस लेते हुए और अनुलोम विलोम हम शुरू करेंगे सांसों को छोड़ते हुए. तो हम सीधे हाथ को विष्णु मुद्रा में रखेंगे और उल्टा हाथ हम चिन मुद्रा में रखेंगे. सो इस तरीके से हाथों को रखने के बाद लंबा सांस लेंगे, सांसों को छोड़ेंगे, दोनों हाथ और कंधे एकदम रिलैक्स पोजीशन में होंगे, कमर को एकदम सीधी रखने की कोशिश करेंगे.
पूरा सांस बाहर छोड़ते हुए राइट थंब से राइट नोज को बंद करते हुए लेफ्ट नोज से लंबी सांस लेंगे, जितना भी लंबा आप ले सकते हैं पेट तक, चेस्ट और पेट को फुलाते हुए। लेफ्ट नोज को बंद करेंगे, राइट नोज से धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे, चेस्ट रिलैक्स, पेट अंदर। राइट नोज से लंबा सांस लेंगे, राइट नोज को बंद करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल से पूरा सांस बाहर रिलीज करेंगे। अब लेफ्ट नोस्ट्रल से लंबा सांस लेंगे, फिर से चेस्ट और पेट को फुलाते हुए बंद करेंगे। राइट नोज से धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे, राइट नोज से लंबा सांस लेंगे, बंद करेंगे, लेफ्ट नोज से पूरा सांस छोड़ेंगे। एक और राउंड इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रल से डीप इनहेल, क्लोज लेफ्ट नोस्ट्रल, एक्सेल वाइड, लॉन्ग इनहेल थ्रू द राइट, close, long exhale through the left and complete exhalation. इसी तरह से हम अनुलोम विलोम भी 2 से 5 मिनट और 5 से 10 मिनट इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। अनुलोम विलोम इज़ अ वेरी सिंपल टेक्निक ऑफ द ब्रीदिंग्स। लेफ्ट से लंबा सांस लेना है, राइट से छोड़ना है, एंड राइट से लंबा सांस लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, और इसी तरह यही प्रोसेस आपके नॉस्ट्रल्स को क्लीन रखने में हेल्पफुल है और आपको किसी भी तरीके की ब्रीथिंग डिजीज से सेफ रखने के लिए हेल्पफुल है। एंड दीज बोथ प्राणायाम्स आर वेरी बेनिफिशियल टू योर हेल्थ एंड इट ऑल्सो ब्रिंग्स मेंटल बैलेंस and keeps you away from stress or depression or hypertension. So these 2 pranayams you can actually include to your daily practice. So we have already talked about 5 points of yoga. उनमें से फर्स्ट पॉइंट जो प्रॉपर आसन्स है उनमें हम कुछ वार्म अप्स एंड कुछ आसन्स प्रैक्टिस करेंगे। वो हम साथ साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार हम इंक्लूड करेंगे। सूर्य नमस्कार के राउंड्स आप 3 और 4 राउंड से शुरू कर सकते हैं एंड देन धीरे धीरे यू कैन एक्सटेंड। मेक श्योर कि समर्स के टाइम पे सूर्य नमस्कार आप बहुत ज़्यादा नहीं करें एंड विंटर्स के टाइम यू कैन डू एज मच एज यू वांट। So physical exercise, physical yoga practice, we will start from sun salutation and then the asanas. So ये sequence by sequence I will show you. You can practice along with me. And इनके जो benefits हैं वो I briefly would like to tell you. सूर्य नमस्कार is a warm up and वो आपकी complete body को flexibility देने में helpful है, आपके ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखने में हेल्पफुल है। सन सैल्यूटेशन आपकी ब्रीदिंग्स को बैलेंस रखने में हेल्पफुल है। इट ऑल्सो ब्रिंग्स बैलेंस इन योर माइंड एंड ऑल्सो ब्रिंग द बैलेंस वाइल वी प्रैक्टिस सन सैल्यूटेशन। इट बैलेंसेस योर बॉडी एंड इट ऑल्सो ब्रिंग्स फिजिकल बैलेंस टू। And Surya Namaskar controls your blood pressure, and if you have high blood pressure, try not to practice so many sun salutations. And if you are a healthy soul, then you can practice as much as you want. And then we will start with some poses, some leg stretching, and then we will practice some asanas. So proper physical practices includes sun salutation, which is must, and then some little stretchings you can add to your practice, and slowly you can go deeper and deeper and move towards the asanas, towards the physical exercises.
बट फिजिकल एक्सरसाइज शुरू करने से पहले यू मेक श्योर कि आप प्राणायाम्स करें, एंड आफ्टर प्राणायाम्स यू कैन स्टार्ट विथ some salutation, with some warm up, with some stretchings, थोड़ी stretchings, and then उसके बाद में proper asanas जो कि हम साथ में करेंगे proper breathings के साथ में, and then relaxation which is important. So at the end हम 2 to 5 minutes का relax करेंगे. जब भी आप इन सब चीज़ों को implement करेंगे अपनी practice टाइम पे, तो आप कोशिश करें कि आप शुरू कर रहे हैं एक छोटे से रिलैक्सेशन के साथ में, एंड देन यू ट्राई टू एंड अप योर प्रैक्टिस विथ अ लिटिल रिलैक्सेशन सो दैट यू विल नॉट कैरी दैट टायर्डनेस विथ योर सेल्फ. एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन जस्ट सिट simply for 2 to 5 minutes, and you can just calm your breathings, calm your mind, and try to meditate on your breathings, try to meditate on your thoughts, try to settle down your thoughts, and try to live stress-free and stress-free peaceful life. So इसी तरीके से हम शुरू करेंगे प्राणायाम से, and then थोड़ा relaxation, and then sun salutation, and then some asanas, and then at the end we will conclude the session with the relaxation. So these exercises are very beneficial to your health, to your mental and physical health. So इस तरीके से योगा हमको mental and physical level पे benefit देता है. आज के इस टाइम में जहाँ हम सभी की लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट हो चुकी है, मोस्टली आई वुड से कि कोई भी बहुत ज़्यादा सिंपल लाइफ जीने में बिलीव नहीं करता, एंड सबकी लाइफस्टाइल बहुत बदल चुकी है. जो पहले के समय पे लोग जिस तरीके की लाइफस्टाइल में रहते थे तब में और आज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. और तब शायद इतनी डिजीज़ेज़, इतनी सारी बीमारियां और ये सब अनहेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं था, पर क्योंकि आज के टाइम पे इतना अनहेल्दी एटमॉस्फेयर है, तो वी रियली हैव टू मेक सम एफर्ट्स फॉर आवरसेल्व्स. एंड अगर आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, अगर आप खुद हेल्दी रहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप कुछ ऐसे एफर्ट्स अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए कर रहे हैं जिससे आपके साथ साथ वो लोग भी हेल्दी रह सकें, तो प्लीज़ ट्राई टू मेक these efforts for yourself, for your people in the family or in your surrounding. ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और ये मेरे सिखाने से नहीं आएगा, और ये आपके सुनने से नहीं आएगा, ये आएगा अवेयरनेस से. सो ट्राई टू बी अवेयर, ट्राई टू कीप योर सेल्फ अवेयर ऑफ वॉट एवर इज़ गोइंग आउटसाइड, वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन दिस पैंडेमिक, एंड हाउ इट इज़ रियली इफ़ेक्टिंग आवर लाइफ्स, और ये कितना गलत तरीके से हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है. इस चीज़ के बारे में समझते हुए, सोचते हुए, इस चीज़ के प्रति अवेयर रहते हुए हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने साथ साथ अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों को भी हेल्दी रखने के लिए उनको गाइड कर सके, उनको सजेस्ट कर सके कि आज के टाइम पे क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, क्या चीज़ आपको हेल्दी रख सकती है और क्या चीज़ आपको नुकसान दे सकती है. बस इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों से अगर आप अवेयर हैं, अगर आपको पता है कि आपकी हेल्दी लाइफ के लिए क्या सही और क्या गलत है, तो इसी सही गलत के ज्ञान को योगा कहते हैं. सो योगा ब्रिंग्स अवेयरनेस. योगा आपकी लाइफ में बहुत अवेयरनेस, बहुत पॉजिटिविटी लेकर आता है. आपकी एनर्जी विच इज़ नॉट सो पॉजिटिव, उसको एक्चुअल पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देता है. एंड आई वुड अगेन से दैट ये किसी के भी बोलने से, किसी के भी समझाने से, किसी के भी आपको पुश करने से, या फिर आपके सिर्फ सुनते रहने या समझते रहने से नहीं आएगा. इन सब चीज़ों को जब आप समझकर इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ पे, देन ये सब चीज़ें आपको एक्चुअली हेल्प करेगी, देन ये सब चीज़ें आपकी लाइफ को एक्चुअली इफ़ेक्ट करेगी इन अ वेरी पॉजिटिव वे.
तो ट्राई not to keep yourself unaware. जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है आज के टाइम पे, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपका मन क्या सोच रहा है, एंड फॉर द मोमेंट बाहर क्या चल रहा है, कितना सेंसिटिव माहौल है, और इतने सेंसिटिव माहौल में हमको क्या क्या करने की ज़रूरत है, वो सब हमको सोचने और समझने की एंड देन इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है. तो I request you all, I'm not pressurizing you, but I'm requesting seriously from the bottom of my heart कि योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा फिजिकल करते रहिए, मेंटल लेवल पर भी करते रहिए कि आप खुद को स्वस्थ रखें, आप अपने आप को हेल्दी रखें, क्योंकि इस टाइम पे हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है. इस टाइम पे छोटी सी चूक या थोड़ी सी अनअवेयरनेस भी आपको बहुत परेशानी दे सकती है. तो आपके साथ साथ बाकी और लोग जो हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में ज़रूर थोड़े फॉर्म में करते रहिए. एंड योगा प्रैक्टिस के बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स भी हैं, और आप किस तरीके से खुद को बहुत सारी गंदी बीमारियों से दूर रख सकते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है. ये और किसी पर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद के लिए क्या चाहते हैं. मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं ऑलरेडी बहुत बोल चुकी हूँ, बट आई विश कि हम सब खुद के प्रति, अपनी हेल्थ के प्रति, अपनी मेंटल स्टेट के प्रति अवेयर रहें, और हमें मेंटली फिज़िकली हेल्दी रहने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है. और ना सिर्फ हमें, बल्कि हमारे आसपास के लोगों का भी हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम खुद अनहेल्दी एनवायरनमेंट में रहेंगे तो चीज़ें कहीं ना कहीं हमको इफ़ेक्ट करेगी. तो जस्ट इमेजिन दैट कि अगर हर इंडिविजुअल पर्सन इस वे में सोच रहा है, इस वे में खुद के लिए कुछ स्टेप लेने की कोशिश कर रहा है, डिटर्मिनेशन के साथ, हट के साथ में हाथा योगा कर रहा है, या कोई भी योगा कर रहा है, या कोई भी एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, तो ये किस तरीके से हमको हेल्प करेगा, किस तरीके से हमारे मन को और हमारी बॉडी को खुश रखेगा. तो ये सब चीज़ें ना सिर्फ आपको हेल्दी रखेगी, ये सब चीज़ें आपको खुश रहने में भी बहुत हेल्प करेगी. तो हमें खुश रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने मन को, अपने दिमाग को और अपने शरीर को स्वस्थ रखें. और यही चीज़ हम हमारे लोगों से भी कहें. एंड आई एम रियली ग्लैड टू बी हियर कि मुझे इतना सब मौका मिल रहा है आपसे बात करने का और आपसे ये सब चीज़ें शेयर करने का. एंड एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी. आई वॉज क्वाइट यंग जब आई हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग योगा. तो इफ़ आई सी माई लाइफ बिफोर दैट time when I have started, and when I see myself now, there's a huge difference, and this is all because of my practices. And इस पूरे एक्सपीरियंस से मैंने क्या क्या सीखा है, और इस पूरे एक्सपीरियंस ने मेरी लाइफ को किस तरीके से इफ़ेक्ट किया है, ये सब चीज़ें मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये ना सिर्फ मुझे, ये आप सभी को उसी तरीके से बेनिफिट देगा, उसी तरीके से इफ़ेक्ट करेगा जिस तरीके से मुझे और मेरे ही जैसे कई लोगों को किया है और अभी भी कर रहा है. तो बी अवेयर, बी हैप्पी, कीप प्रैक्टिसिंग, डू समथिंग थोड़ा हर दिन. डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ, नो पुशिंग, नो प्रेशराइजिंग anything, no pressure for anybody, but it should come from your heart. It should come willingly, that you really wish to do this, you have strong will to do this, you have determination to do this.
and I wish you all again a happy International Day of Yoga. And this is not just a day, it's a festival, and we all should celebrate this festival, not only on 21st June, even every day. हर दिन बहुत एनर्जेटिक हो, हर दिन हम सेलिब्रेट करें, हर दिन हम एज योगा डे सेलिब्रेट करें, हर सुबह उठें, एनर्जी के साथ उठें और हमारी प्रैक्टिस कभी भी स्किप ना करें और उसी प्रैक्टिस से हम अपना दिन शुरू करें और जो एनर्जीज़ हमको मिलेगी, जिस तरीके से हमारी बॉडी एनर्जाइज होगी, जिस तरीके से हमारा माइंड एनर्जी फील करेगा, उस एनर्जी को थ्रू आउट द डे कैरी करते हुए हम अपने सारे काम करें। और इसी तरीके से हम अपने दिन को एंड भी करें थोड़े से मेडिटेशन के साथ में। तो सोने से पहले 5-10 मिनट्स रिकॉल करें क्या कुछ हुआ है पूरे दिन में, क्या क्या हमने एक्सपीरियंस किया है, क्या क्या चीज़ें गलत थी जो हमें सही करने की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें सही थी जो हमें और बेटर करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इसी अवेयरनेस से आएगी। ये कहीं पे भी आप पढ़ नहीं सकते, कहीं पे भी आप सुनकर ये फील नहीं कर सकते कि ओके सिर्फ सुनकर ही मैं ये सब कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ये सब यू नीड टू इम्प्लीमेंट ऑन योर सेल्फ पॉजिटिवली एंड विलिंगली। एंड सो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये सब बहुत अच्छा रहा, जो भी मैंने आपसे बातें की और जो भी मैंने आपको दिखाया इन अ वेरी बेसिक फॉर्म, नो कॉम्प्लेक्स नथिंग, इन अ वेरी बेसिक फॉर्म मैंने आपको कुछ चीज़ें करके बताने की कोशिश की है, बोलकर समझाने की कोशिश की है। अब इम्प्लीमेंट करना या नहीं करना ये सब डिपेंड्स ऑन यू। And yes, so thank you so much for hearing me. Thank you so much for having me. And thank you so much to have that patience to stay there and listen to what I have just said. So thanks for everything. And we'll conclude. So I would like you all to chant Om with me 3 times peacefully, एकदम मन को दिमाग को शांत रखते हुए, एकदम अपने थॉट्स को और खुद को ऑब्जर्व करते हुए हम 3 बार ओम के साथ में इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। कंफर्टेबल सिटिंग क्रॉस लेग पोजीशन में बैठते हुए, पाम्स ऑन ईच अदर, लेफ्ट पाम राइट पाम के नीचे, शोल्डर्स और हाथों को एकदम रिलैक्स रखते हुए, आँखों को आराम से बंद रखते हुए और लंबा सांस लेते हुए 3 बार ओम, सभी साथ में लाउड एंड क्लियर। So much. Thank you, ma'am, for enlightening us with your salient knowledge. Now, I would like to welcome our next speaker for the session, Mr. Ram Niranjan Sharma, Founder Director of Zenmi India China Yoga and Body Alignment School, Fusion, China.
He has given workshops on different dimensions of yoga in many cities of China. He has also been awarded the Indira Gandhi National Services Scheme Award by the former president for his active participation in social activities during the time of his college. Mr. Ram emphasizes on understanding yoga in the present context. His field of work is the modern dimensions of yoga. I welcome you, sir. Namaste. Thank you, ma'am, for inviting me here. First of all, Happy International Yoga Day. जैसे कि मेरे से पहले प्रिया मैम ने हठ योग के संबंध में जो कुछ बताया वो बहुत ही गजब तरीके से मैम ने आपको एक्सप्लेन किया है। मैं कहूँगा कि मैम ने यहाँ पे गागर में सागर भरने का काम किया है, क्योंकि हठ योग जैसे विस्तृत विषय को इतने संक्षिप्त शब्दों में और सरल भाषा में समझाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। इसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप योग को अपने करियर के रूप में अपना सकते हैं, कैसे आपको भविष्य में आने वाली चीज़ें हैं वो मिलने वाली है और कैसे आप इसमें और आगे बढ़ेंगे। करियर पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि योग क्या है। वह हमारे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें योग के बारे में विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी गई है। मैं यहाँ पे एक परिभाषा लेना चाहूँगा, वो है भगवत गीता से लिया गया, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग का अर्थ है कर्मों में कुशलता। जिसे हम आज की भाषा में बोले तो स्किलफुल होना, अपने कार्य में स्किलफुल होना ही योग है। आजकल बहुत तरीके से योग को आप अपने समाज में देखते हैं। योगी वही है जो हर तरीके से स्किलफुल है। वह सामाजिक तौर से भी स्किलफुल होना चाहिए, वह आर्थिक तौर से भी स्किलफुल होना चाहिए और मानसिक तौर से भी उसे स्किलफुल होना चाहिए। हर फील्ड में उसका स्किल होना बहुत आवश्यक है। इसी के साथ ही एक और परिभाषा हमें भगवत गीता में मिलती है, वो है समत्वम योग उच्यते, अर्थात समत्व भाव होना आपकी लाइफ में। यानी कि आज के समय में आप देखते हैं किसी के पास पैसा है मगर उनके पास स्वास्थ्य नहीं है, उनके पास सब कुछ है मगर परिवार में उनकी लड़ाइयाँ चलती है, उनके पास हर तरीके से जीवन जीने का तरीका है मगर उनके पास मानसिक शांति नहीं है, रात को सो नहीं पाते हैं। योग उनको हर एक तरीके को बैलेंस देता है और समत्व भाव में रहने का उनको नियोजन देता है कि किस प्रकार से वो समत्व में रह सके, किस प्रकार से वो बैलेंस लाइफ जी सके और इसी को हम अपने करियर के रूप में कैसे अपना सके वो हम आज जानेंगे। क्या हम आजकल ही योग के संबंध में ज़्यादा जागरूक हुए हैं? क्या पिछले 100 सालों में योग अपनी ख्याति को प्राप्त हुआ है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे वेद उपनिषद जो कि प्राचीन ग्रंथ है उनमें योग के संबंध में बहुत सारी ऋचाएं मिलती है। और उससे भी हम पुरानी बात करें तो जो इंडस सिविलाइजेशन है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, वहाँ जो मूर्तियाँ मिली है उनमें भी सिद्धासन, पद्मासन और भद्रासन जैसे आसन लगा के मिले हुए योगियों के वहाँ पे प्रमाण है, वहाँ की मुद्राएं हैं, वहाँ की सील आपको देखने को मिलती है। तो आप कह सकते हो कि वहाँ जो मुद्राएं हैं वो आपको दिखा रही है कि वो योगी ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। मेडिटेशन उस समय भी प्रचलन में था, वो योगिक क्रियाएं करते थे। तो हम कह सकते हैं कि योग आज की कोई तकनीक नहीं है। योग को आज आप करियर के रूप में संबंधित ले सकते हैं, परंतु योग बहुत ही पुराने समय से चलते आ रही चीज है और आज के संबंध में इसमें बदलाव जरूर हुए हैं, क्योंकि जो आज से 5000 साल पहले वाली चीज थी वो वर्तमान समय में उसका उतना प्रभाव नहीं रहा। जो वर्तमान समय में है उसका प्रभाव आने वाले 50 साल में नहीं रहेगा, क्योंकि समय के साथ बदलाव हमेशा होता रहता है, समय के साथ आवश्यकताएं हमेशा बदलती रहती है। उसी प्रकार करियर का व्यू भी बदलता रहता है। जैसे पिछले सालों में योग में करियर अलग तरीके से देखा जाता था, वर्तमान में योग में करियर एक अलग व्यू से देखा जाता है। इसके साथ ही अब हम ये जानना चाहेंगे कि क्या विश्व के किन किन देशों में योग को मनाते हैं या वहाँ पे योग प्रचलन में है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप विश्व का नक्शा या मानचित्र उठा के देखें तो शायद ही आपको एक ऐसा देश मिलेगा जिसमें योग का प्रचलन नहीं है। मैं आपको बता दूं, जर्मनी और फ्रांस और यूरोपियन देश तो ऐसे हैं जो योग को अनिवार्य अंग बना चुके हैं, जो उनके स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं उनमें। परंतु दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम आजकल विश्व योग दिवस तो मनाते हैं परंतु हमारी संस्कृति को हम अपने ही देश में लागू नहीं कर पाए हैं। चीन
चीन जैसे देश जहां मैं रहता हूं, वहां भी स्कूलों में अनिवार्य रूप से योग कराया जाता है। अगर आप उनको देखोगे तो आपको अपने मन में एक गर्व तो होगा कि हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश का जो योग है वो आज चीन के स्कूलों में फैल रहा है, परंतु मन में एक दुख भी होगा कि क्या हमारा देश इतना खराब हो चुका है कि हम अपनी संस्कृति को अपनाने में शर्माते हैं। हमारे देश में स्कूलों में योग नहीं होता, हमारे कॉलेज में स्कूल में योग नहीं होता, हमारे यूनिवर्सिटीज में योग को नहीं जानते, परंतु विश्व के सभी देश योग को अपनाने में लगे हैं। तो आपका करियर बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप योग में आते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह आपके लिए अपॉर्चुनिटीज निकल के आती है। योग को करियर की जब आप बात लेके आते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें समझ लेनी होती है। पहले तो ये कि आप योग को किस तरीके से देखते हैं। क्या आप योग को वही देखते हैं जो हमारे हिंदुस्तान में हमें दिखाया जाता है कि बहुत जटा बधा ली, दाढ़ी बधा ली और बाबा जी बन गए और आप योग में आ रहे हैं, आप योगा मास्टर बन गए, यहाँ पे हर जगह आप अपने प्रवचन देने चालू कर देते हैं। क्या आप योग में करियर वैसे देखते हैं, या फिर आप योग में करियर देखते हैं कि जिस प्रकार से आपने अभी वर्तमान समय में जो कोरोना की जो महामारी फैली है तो योग करवा रहे हैं हॉस्पिटल्स में, क्वारंटाइन सेंटर्स में डॉक्टर, क्या उस तरीके से आप योग को देखते हैं, या फिर आप योग को देखते हैं कि स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं या फिर जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको योग की शिक्षाएं दी जाती है, आप किस प्रकार से योग को देखते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में बहुत सारे आयाम आपको योग के देखने को मिलते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आते हैं। आप योग को पहले ये समझ लेना होगा कि आप योग को किस प्रकार से अपनाएं, क्या आप एजुकेशन ले, किस तरीके से आप उसमें आगे बढ़ें। तो एजुकेशन की बात जब भी आती है तो हमें यहां समझना है कि दो प्रकार से हम इसे समझेंगे, दो भागों में बांट के। एक होता है आपका शैक्षणिक संस्थान की जो शिक्षा है और दूसरी आती है व्यवहारिक शिक्षा। व्यवहारिक शिक्षा आप अपने समाज में रहते हुए सीखते हैं, आप अपने आचरणों से सीखते हैं और आप जिस प्रकार के माहौल में रहते हैं वहीं से आप इन चीजों को सीख जाते हैं। दूसरा आता है जो संस्थानिक शिक्षा होती है, वो आपको कहां से मिलेगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो बाल्यकाल है आपका, जो आपकी चाइल्ड एज है, वहीं से आपको गुरुकुलों में एडमिशन मिलना शुरू हो जाता है। और आपको जब गुरुकुल का नाम आता है तो दिमाग में छवि आती होगी कि किसी पेड़ के नीचे गुरुजी बैठ के आपको शिक्षा देते हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पतंजलि जैसे विश्वविद्यालय आज गुरुकुलों को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। बाबा रामदेव जी ने गुरुकुलों का इस तरीके से नवीनीकरण कर दिया है कि उनके जो बच्चे हैं वो 5-5 विदेशी भाषाएं बोलने लग गए हैं। वहां आप अपना एडमिशन लीजिए, वहां के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम भी पास करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि आप कभी चले गए और आपने एडमिशन ले लिया। आपका एग्जाम होगा, आपको एग्जाम देके उसमें पार्टिसिपेट करना है, आगे बढ़ना है। इसके अलावा आपने जब स्कूलिंग अपना पूरा कर लिया और आप आगे योगा में एजुकेशन लेना चाहते हैं, आप बीए कर सकते हैं, आप बीएससी कर सकते हैं। आपने अगर ग्रेजुएशन भी कर लिया है तो आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं। आप वो सभी चीज़ें जो अन्य किसी विषय में करते हैं वो सभी आप योगा में भी कर सकते हैं, क्योंकि योगा अब यूजीसी द्वारा प्रमाणित विषय है। ऐसा नहीं है कि योग केवल एक फिलोसॉफी ही बन के रह गया है जो किसी अन्य स्ट्रीम का पार्ट है। योग खुद अपने आप में एक विषय है और पूर्ण रूप से इसको विषय का दर्जा प्राप्त है। विश्वविद्यालय की शिक्षा है वो भारत में हर एक स्टेट में इसकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस आपको कोर्सेज प्रदान करते हैं। अलग अलग कोर्सेज भी होते हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट देते हैं, कोई आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करवाता है। कुछ संस्थान है जो बहुत प्रतिष्ठित है, जैसे आईसीएसआई बेंगलोर है, बाबा रामदेव जी का पतंजलि यूनिवर्सिटी है, एंड जो मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग है जो दिल्ली में स्थित है, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से जो संचालित होता है। इसके साथ ही देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो हरिद्वार में है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो प्रतिष्ठित संस्थान है वो योग में अपना अलग ही परचम फहरा रहे हैं और इनके जो स्टूडेंट है उन्होंने विश्व में भारत की ख्याति को और आगे बढ़ाया है। तो मैं आपको ये एक रिकमेंड जरूर करूंगा कि अगर आपको कहीं मौका मिले कि आप योग में अपना स्टडी आगे बढ़ाएं तो इन संस्थानों को अपना प्रेफरेंस दीजिए। आगे बढ़ने में सबसे पहले इनको रखिए और उसके बाद अपनी सहूलियत के अनुसार आप अपने नजदीकी विश्वविद्यालय या कॉलेज से भी योग का अपना अध्ययन कर सकते हैं। इसी के साथ में आप योगा ट्रेनर बन सकते हैं, योगा टीचर बन सकते हैं, योगा थेरेपिस्ट बन सकते हैं, योगा मास्टर बन सकते हैं, जिसे योग गुरु भी बोला जाता है। ये
सभी चीज़ें हैं जो आपको करियर के रूप में देखने वाले को करियर के रूप में देखने को मिलेगी। देखिए ट्रेनर क्या होता है, ट्रेनर होता है जैसे ही आपने योग की एक संस्थानिक शिक्षा प्राप्त कर ली उसके बाद में आप योग की ट्रेनिंग दे सकते हैं, परंतु योग के टीचर बनने के लिए आपको योग का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, साथ में आपको अनुभव की आवश्यकता होती है। विभिन्न जो आयाम है योग के उनका अच्छा अनुभव हो आपको, तो आपको योग टीचर कहना एक सही बात होगी। अगर आपको अनुभव नहीं है, आपने कोई अनुभव प्राप्त नहीं किया है, तो आप योग टीचर नहीं कहलाएंगे, आप ट्रेनर तक ही सीमित रहेंगे। इसके साथ में आता है योगा थेरेपिस्ट। अगर आपकी डिजीज पे, आपकी बीमारियों पे बहुत अच्छी कमांड बन गई है, आपने उन सभी को आजकल के जो क्लिनिकल वे में जो योगा देखने को मिलता है, थेरेपिटिकल वे में योगा को देखने को मिलता है, वो आपने प्राप्त किया, अचीव किया, अपने अनुभव से बीमारियों को ठीक करने का जो आपने सक्षम हुए हैं, उसके अनुसार आप योगा थेरेपिस्ट कहलाएंगे। कई लोग होते हैं जो योगा मास्टर कहलाने लग जाते हैं। आप देखते हैं योगा गुरु हर जगह आपको देखने को मिलता है। हमारे देश में दुर्भाग्य यह है कि जो भी यहाँ पे चिलम पीता है या जो स्मोकिंग करता है, दाढ़ी बढ़ा ली, जिसने बाल बढ़ा लिए, कपड़े पहन लिए, और उसको हम योग गुरु कहने लग जाते हैं, परंतु ये देश का दुर्भाग्य है, इसे हम गर्व नहीं कर सकते। योग गुरु वो होता है जिसने योग को अपने जीवन में साधा हो और साथ में योग की तमाम प्रकार की, योग की विभिन्न जो आयाम है उन सभी को अपने जीवन में उतारा फर्स्ट, और दूसरा है उन सभी प्रकार की फिलोसॉफी, उन सभी प्रकार के वेद, उपनिषद, ग्रंथ जो हमारे दर्शन हैं उनको उन्होंने अपने जीवन में जानने के साथ साथ अपने पूरे कंटेस्ट किए हैं, और अपने अच्छे अनुभव के साथ अपने जो शिष्य हैं उन लोगों को भी उन्होंने दिया है। वो लोग योग के मास्टर कहलाने के लायक है, जिनका समाज में एक योगदान है। परंतु उन लोगों को कभी मास्टर या कह के मत करिए, वो सभी झोला छाप लोग हैं और अपना अपना वो व्यवसाय जमा के बैठे हैं, जिन्होंने केवल रंग बिरंगे कपड़े पहने, दाढ़ी बनाई, उनको आप योग कह के अपने ही देश की संस्कृति को खराब करते हैं। योगा थेरेपिस्ट और योगा टीचर ये बहुत ही अच्छे आयाम है और बहुत ही अच्छे जो करियर अपॉर्चुनिटीज के तौर पे इनको आप देखने को करियर अपॉर्चुनिटी के रूप में इनको देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें भविष्य में मिलने वाली है, क्योंकि अब जो समय आने वाला है उसमें बहुत सारी बीमारियां बढ़ने लग गई है। जैसे कोरोना जैसे बहुत सारे घातक वायरस आपके पर्यावरण में आ चुके हैं, क्योंकि जीवन में लोगों का लाइफस्टाइल है वो खराब हो चुका है, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो चुकी है, साथ में उनके बैठने का, उठने का ढंग बदल चुका है, तो शारीरिक जो उनकी बनावट है उसमें उनका डिसबैलेंस हो जाता है। तो ये सब चीज़ योगा थेरेपिस्ट के तौर पे आप ठीक करने को आगे बढ़ सकते हैं, और करियर में ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए निकल के आती है। बहुत सारे मेरे भाई या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोच रहे होंगे कि योग में भी क्या आरक्षण होता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि योग जैसे विषय में कोई आरक्षण नहीं होता है। यहाँ एक ही चीज चलती है, वो है आपकी स्किल। अगर आप में स्किल नहीं है और आपने पीएचडी किया है तो भी आप 15,000 रुपये महीने का नहीं कमा सकते, आप इवन सर्वाइव भी नहीं कर सकते। और जो चीजें आती है यहाँ पे आरक्षण वाले, यहाँ पे कोई प्रायोरिटी नहीं होती। यहाँ प्रायोरिटी होती है आपके नॉलेज की, आपकी स्किल की, आपने किस प्रकार का नॉलेज यहाँ प्राप्त किया अपने ग्रेजुएशन के टाइम, पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम और उसके बाद में। क्योंकि देखिए बहुत सारे स्ट्रीम्स यहाँ अवेलेबल है आज भारत में, जिनमें आप टीटीसी कर सकते हैं और अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं, उनको करके अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य यही है कि हम हर तरीके से देखते हैं कि हमें ये इजी कैसे मिले, तो इजीनेस योग में कुछ नहीं है। अगर आपका शरीर लचीला नहीं है और आप अपना पोस्चर खुद करके नहीं दिखा सकते, तो सामने वाले स्टूडेंट हमेशा आपको ये क्वेश्चन करेंगे कि सर आपसे तो होता ही नहीं, आप हमें कैसे बताएंगे। क्योंकि ये वास्तविकता है। आप सोचेंगे कि मेरा शरीर तो खुद का लचीला नहीं है, मेरी मांसपेशियां तो बहुत टाइट है, मैं खुद पाद हस्तासन नहीं कर सकता, आगे नहीं झुक सकता, और मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि सर आप ऐसे करिए, इस मसल्स के लिए यहाँ स्ट्रेंथ करिए, इसको स्ट्रेच करिए, आप फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। तो हमेशा भारत के अंदर तो फिर भी गुरुजी की इज्जत करते हैं, यहाँ पूछते नहीं है, काउंटर क्वेश्चन नहीं करते हैं। गुरुजी ने कह दिया और स्टूडेंट्स ने उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं। मगर आप अगर भारत से बाहर जाते हैं तो वहां के स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको यही प्रश्न करेंगे कि सर आपका तो लगता ही नहीं, आप हमें कैसे बता रहे हैं, आपने तो इसको कभी साधा ही नहीं, तो आप तो जो बता रहे हैं वो आपने कहीं किताब से पढ़ा और हमें एज इट इज आके बता दिया। तो मैं कहूंगा कि योग में केवल आपकी स्किल चलती है, आपका नॉलेज चलता है, यहाँ न कोई आरक्षण चलता, न कोई और चीज चलती, न यहाँ सिफारिश चलती है। तो सबसे पहले अपनी स्किल पे फोकस करना पड़ेगा।
अब एक चीज आती है, वो है विदेशों में योग का स्कोप क्या है, साथ में भारत में योग का स्कोप क्या है। ये दोनों चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। पहले हम बात करते हैं भारत में योग का स्कोप क्या है। तो मैं आपको कहूंगा कि आप भारत में योग का स्कोप देखिए नहीं, क्योंकि भारत में जो योग का स्कोप है वो आपके खुद के स्वास्थ्य या परिवार के स्वास्थ्य तक सीमित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अब योग बहुत रूट तक पहुंच चुका है लोगों की। बाबा रामदेव जी जैसे विद्वानों ने, गुरुजनों ने यहाँ पे हर घर घर में योग टीचर बना दिए हैं। तो आप यहाँ सोचे कि मैं अर्निंग करूंगा योग से, तो आप बहुत अच्छा अर्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके साथ में निकल के आती है, वो है विदेशों में योग के अध्यापक बनना, योग के थेरेपिस्ट बनना और योग के मास्टर बनना। किस प्रकार से वो काम करता है वो मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले एक चीज बता देता हूं। आप सोचते होंगे कि योग में अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करें, तो योग में बहुत सारी सरकारी नौकरियां भी होती है, परंतु सभी नौकरियां बहुत अच्छा आपको पैकेज दे, ऑफर दे, ऐसा संभव नहीं है। भारत में बहुत सारी सरकारी नौकरियां निकलती है, 8,000 पर महीना उनकी नौकरी होती है, या फिर किसी को 15,000 20,000 रुपये मिलता है। लेकिन वर्तमान समय में आप इस प्रकार के मनी से, इस प्रकार के धन से अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही कम धन होता है। आप विदेशों में इसको कैसे संबंधित अपनी नौकरी या जॉब प्राप्त कर सकते हैं, उस चीज पे हम बात करेंगे। विदेशों में योग बहुत अच्छे से प्रचलन में आने लगा है, और मैंने जैसे प्रारंभ में आपको बताया था कि ऐसा विश्व के नक्शे पे कोई भी देश नहीं है जहां पे योग नहीं कराया जाता। हमारे देश में हम सांप्रदायिक तौर पे या धार्मिक तौर पे योग को सोचते हैं कि ये तो केवल एक ही धर्म से संबंधित चीज है, परंतु किसी भी देश में, दूसरे देशों में ऐसा नहीं सोचा जाता। आप जाइए गल्फ कंट्रीज में जाइए, जो सब के सब मुस्लिम देश है, परंतु वहां भी योग करते आप देखेंगे। अफगानिस्तान जाइए, वहां योग मिलेगा। मैं चाइना में रहता हूं, वहां पे आपको योग मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हम दूसरे देश का हमेशा विरोध करते हैं, अच्छी चीजों को स्वीकार नहीं करते। इवन दूसरे देश की छोड़ो, हमारे देश की जो कल्चर है, जैसे योग मैंने प्रारंभ में भी आपको बताया, हम उसे स्वीकार करने से घबराते हैं। तो विश्व के मानचित्र पे ऐसा कोई देश नहीं है जो योग को अपनी मान्यता नहीं देता है। आपका बहुत अच्छा स्कोप है, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं अगर आप योग को विदेशों के तौर पे अपने दिमाग में लेके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जर्मनी है, फ्रांस है और यूरोपियन कंट्री, साथ में अमेरिका जैसे देश है, वहाँ पे कीर्तन जो हमारे यहाँ पे कीर्तन होते, एक जो हमने बचपन से या कहीं भी आपने देखा होगा, बहुत सारे कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। एक्चुअली वो कीर्तन नहीं है। कीर्तन एक ऐसी चीज है जहाँ पे अगर किसी ने अपना कोई भी आके बैठ गए हैं और वो मानसिक रूप से इतने वहाँ पे फ्री हो जाते हैं, उनके स्ट्रेस एंजाइटी दूर हो जाते हैं। और यही आजकल यूरोप जैसे देशों में मिलने लग गया है। जो इस्कॉन मूवमेंट है, आज आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, इस्कॉन टेम्पल भी आपको सुनने को मिलता है, वो इतना आगे बढ़ चुका। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों को योग का जो भक्ति योग है, जिसे हम कीर्तन के रूप में समझते हैं, वो भक्ति योग लोगों को दिया। जो लोग पूरे स्ट्रेस में थे, डिप्रेशन में थे, उन्होंने आके भक्ति योग को ज्वाइन किया, कीर्तन किया और दिमाग से इतने फ्रेश हो गए। उन्होंने जो लोग कई महीनों से सो नहीं पा रहे थे अच्छे से, वो आराम से सोने लगे, उनका दिमाग पूरा फ्रेश। उनका सामाजिक जो रिलेशनशिप था, अपनी पति पत्नी के बीच में जो संबंध था, वो सुधर गया। बच्चों के साथ जो उनका व्यवहार था, वो सुधर गया। सामाजिक उनका जो रहन सहन था, वो बढ़ने लग गया। तो उनका इस तरीके से जो भारतीय कल्चर है, उन्हें हमें समझना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से आगे बढ़े कि वो हमारे कल्चर को करियर बना दे। तो ये सब चीजें हैं। इसके साथ साथ में क्या होता है, जैसे बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है, जैसे मैं आपको नाम लूंगा भारत में, जैसे हम इसरो बोलते हैं, विश्व का जो है उसे हम नासा बोलते हैं। तो वहाँ पे भी वहाँ जो अंतरिक्ष यात्री बाहर जाते हैं, उनको सबसे पहले योग और मेडिटेशन की शिक्षा दी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर वो बाहर रहते हैं तो उनको ये चीज़ जरूरी है, उनका मानसिक संतुलन बना रहे, क्योंकि वो सामाजिक नहीं रहते वहाँ पे। वो एक तरीके की मशीन बन चुके होते हैं, क्योंकि न उनको कोई देखने को मिलता, न उनका कोई सोशल स्ट्रक्चर होता। केवल वो वहाँ अंतरिक्ष में रहते हैं जहाँ केवल वही हैं। और उनको योग के अंदर उनका मेडिटेशन और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे संस्थान तो ऐसे हैं जिनका शुभारंभ ही योग से होता है। सुबह सुबह उनको ओम चैंट है, मंत्र योग है और उनके साथ अन्य योगिक क्रियाएं हैं, वो करवाते हैं। तो ये करने के बाद ही उनका जो वर्क है वो शुरू होता है।
अब विदेशों में आप अपनी कमांड कैसे बनाएंगे, क्योंकि देखिए भारत से ही नहीं विश्व के सभी देशों से योग की अध्ययन करने के लिए लोग इंडिया आते हैं और यहाँ पे अपना योग का अध्ययन करते हैं। बल्कि अब तो मैं आपको कहूँगा कि भारत से भी अच्छा अध्ययन आप विदेशों में कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम यहाँ सीखते हैं उसकी भी अलग अलग जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो आपको बहुत सारी कंट्रीज में देखने को मिलती है। लेकिन आप विदेश में अगर भारत से जाते हैं तो आप अपना करियर कैसे बेस्ट बनाएं, कैसे आप डिफरेंट बने, क्योंकि बाहर पैसा वही कमा सकता है जो अच्छी वहाँ की स्किल जानता हो, वहाँ की लैंग्वेज पे जिसने पकड़ की है। क्यों? क्योंकि अगर आप जर्मनी जाते हैं और आपको जर्मन भाषा नहीं आती है, अगर आप चाइना जाते हैं और आपको चाइनीज भाषा नहीं आती है, आप जापान जाते हैं और जापानीज नहीं आती है, तो आप वहाँ ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं कर सकते। आपको अगर स्टेबिलिटी चाहिए अपने कार्य में तो आपको ज़रूरत है वहाँ के हर चीज़ को अपना लेने की, वहाँ के कल्चर के साथ साथ सबसे पहले वहाँ की भाषा को समझिए, क्योंकि भाषा बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। अगर आप एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे कई यहाँ से टीचर चाइना जाते हैं और उनको चाइनीज़ भाषा नहीं आती, क्योंकि मैं वहाँ रहता हूँ तो बहुत सारे अपना अनुभव शेयर करते हैं मेरे साथ। वो कहते हैं जैसे कुछ शब्द तो वो सीख लेते हैं लेकिन कुछ शब्द वो नहीं सीख पाते हैं, तो लाइन चाइनीज़ की बोलते हैं और फिर बोलते हैं आप कन वशुआ मेरे बाद में आप बोलिए। तो जैसे ही वो कंप्लीट होता है फिर वो कहते हैं जॉइन द पाम्स टुगेदर एंड रब, तो चाइनीज़ लोग उसी को रिपीट करने लग जाते हैं, जॉइन द पाम्स टुगेदर एंड रब, क्योंकि उनको नहीं आता है इंग्लिश। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे अंग्रेजी को आज भी उतना मान्यता या फिर उतनी ज़्यादा उनको आगे नहीं बढ़ाया जाता, क्योंकि उनको अपने देश की लैंग्वेज को आगे बढ़ाना होता है। तो मैं कहूँगा कि आप सबसे पहले अपनी लैंग्वेज पे पकड़ करिए, उसके साथ में बहुत सारी अन्य चीज़ें उनको आप पकड़ करिए। वो क्या चीज़ है? वो है, देखिए अभी वर्तमान समय में कौन से जो योग के स्ट्रीम्स है वो आगे चल रहे हैं, वो है जैसे नाद योग। नाद योग में होता है बहुत सारे बॉल्स होते हैं, उन पे अलग अलग प्रकार के साउंड के साथ एक थेरेपेटिक वे में उनका योगा होता है, उसे आप करिए। उसके अलावा एरियल योगा आता है, उसके अलावा एक चीज़ चल रही है उसे पीलेट्स योगा कहते हैं आज के समय में, जो कि अपने देश में तो उसकी कोई संस्थान नहीं है जो उसकी शिक्षा दे रहा हो। अगर आप इंडिया से बाहर जाते हैं तो आपको उसके बहुत सारे संस्थान और इंस्टीट्यूट देखने को मिलेंगे जो उसकी शिक्षा देते हैं। इसके अलावा आप अष्टांग विन्यासा की प्रैक्टिस करिए। आप जरूर जाइए कि पट्टाभी जोशी जी के वहाँ पे मैसूर में, और आप जरूर जाइए अयंगर जी के इंस्टीट्यूट में और थोड़ा जाके वहाँ पे अध्ययन करिए। आप ये हर प्रकार के इंस्टीट्यूट में जो योग में जिन्होंने अपना ख्याति प्राप्त संस्थान है उन सभी संस्थानों में और अपना नॉलेज गेन करिए वहाँ से। इसके साथ और अन्य जो योगा की स्ट्रीम्स है उन पे भी आपको कमांड होना जरूरी है, जैसे चेयर योगा है, बॉल योगा है, और जो आयंगर योगा में इक्विपमेंट्स के साथ योगा होता है, रोप के साथ योगा होता है, ब्रिक्स के साथ योगा होता है। इन सभी चीज़ को आप अपने जीवन में डालिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, तभी आप जाके सस्टेन कर पाएंगे और करियर को आगे बढ़ा पाएंगे। अदरवाइज तो मैं आपको कहूँगा कि आपके पास इतना पैसा भी नहीं होगा कि आप अपना जीवन यापन कर सके। अब मैं इन सभी चीज़ों को एक तरीके से संक्षेप में और यूँ समझिए कि इनका कंक्लूजन निकालते हुए आपको छोटी छोटी बातें फिर से बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपनी जो स्किल्स हैं उनको बढ़ाइए। वर्तमान एस्पेक्ट में जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, प्रीनेटल पोस्टनेटल योगा है जिसे हम प्रेगनेंसी योगा भी कहते हैं, जो बॉडी के अलाइनमेंट के योगा हैं, जैसे आप स्टूडेंट लोग हैं या फिर ऑफिस वाले लोग हैं, वो पैर पे पैर रख के बैठने से उनका पेल्विक बोन है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। कई लोग जो बच्चे हैं स्कूल जाते हैं उनका बैग ज़्यादा वजनदार भारी होने से उनको अपर स्पाइन की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको अपर स्पाइन ऐसे आगे झुक जाता है। किसी को एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो जाता है, जिनका पेल्विक बोन है वो आगे की तरफ आ जाता है, किसी को पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट है, किसी का एक कंधा ऐसे ऊपर चला जाता है, किसी का एक कंधा नीचे रह जाता है, या किसी का शरीर है वो ऐसे धनुष के आकार में बन जाता है। तो ये सब चीज़ें कैसे आप ठीक करें, कैसे आप योगा थेरेपी को अपनाएं, कैसे किसी का रेक्टस एब्डोमेन मसल है, जैसे किसी को ज़्यादा तोंद आ जाती है। आजकल हमारे हिंदुस्तान में आप जानते हो सभी को लगभग तोंद आई रहती है, यहाँ पे एक तरीके से हेल्थ स्टेटस बन गया है आजकल हमारा यहाँ पे तोंद आना। तो अगर किसी का एब्डोमेन बहुत ज़्यादा आ गया है तो आपको सबसे पहले डायग्नोस करना होता है उसका रेक्टस एब्डोमेन मसल है वो कितना आगे सेपरेट हो चुका है। किसी को प्रेगनेंसी हुई है तो उनका जो बच्चा पेट में होने से उनके रेक्टस एब्डोमेन मसल्स का सेपरेशन हो जाता है।
साथ में पेल्विक बोन है उसका भी थोड़ा दूरी बन जाती है। उन सभी चीज़ों को आपको कैसे वापस से अपने सिस्टम से उनके शेप में लाना है, वो सब चीज़ें आप जरूर सीखिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपके भविष्य में काम आने वाली है। एरियल योगा है, इन सब को आप सीखिए। करियर तभी बना सकते हैं जब आप करियर के लिए इन्वेस्ट करते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम में जाइए, आप मैथमेटिक्स में जाइए, आप किसी भी अन्य स्ट्रीम में जाइए, फिजिक्स में जाइए, केमिस्ट्री में जाइए, आपको वहाँ इन्वेस्ट जरूर करना पड़ेगा। तो योग भी आपको यही कहता है, आप यहाँ बहुत सारे वर्कशॉप है, जो सेमिनार्स हैं, उनको अटेंड करिए, अपने नॉलेज को गेन करिए, फिर आप थेरेपिस्ट से ट्रेनर से टीचर बनिए, टीचर से थेरेपिस्ट बनिए, और जब आपके पास एक बहुत बड़ा अनुभव हो जाता है तो आप उस अनुभव को लेकर के आप योगा मास्टर भी बन सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि आप कुछ दिन आपने नॉलेज गेन किया और फिर आप कहें कि नहीं मैं तो योगा मास्टर हो गया, ऐसा संभव नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूं यहाँ कि आप जैसे ही अपना ग्रेजुएशन संपन्न कर लेते हैं योग से, या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप 2 साल के लिए जरूर किसी एक रेपुटेटेड संस्थान में जॉब करिए और फुल टाइम जॉब करिए। उसी से क्या होगा, आपका फुल टाइम जॉब करने के बेस पे ही आपको विदेश में नौकरी मिलेगी, क्योंकि वहाँ सबसे पहले आपको यही मांगा जाता है कि कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए फुल टाइम जॉब का, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं उनके वर्क वीजा के लिए। तो ये सभी चीज़ें थी जो एक करियर के तौर पे आप योग को समझ सकते हैं। बाकी अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं ये कहूँगा आप भी योग करिए, और योग को अगर करियर के रूप में सोचते हैं और अभी आपके दिमाग में आया कि मैं योग में करियर बनाऊँ, तो आज से ही उसके लिए प्रिपरेशन कर दीजिए। और जिस जगह आप जाना चाहते हैं, जो आपका ड्रीम कंट्री है, जैसे किसी का यूरोप होता है, किसी का अमेरिका, किसी का एशिया में रहना चाहते हैं, तो उस देश की भाषा को अभी से सीखना शुरू कर दीजिए। आप बहुत सारे लैंग्वेज लर्निंग कोर्स होते हैं, उनको शुरू कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स भी आते हैं। तो सब चीज़ों को कंक्लूड करके यही हम कह सकते हैं कि आप अपनी स्किल को बढ़ाइए और योग में करते अपने शरीर को लचीला बनाइए, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले ही आपके पास कितने नॉलेज हो, अगर आप पोस्चर लगा के दिखा नहीं सकते तो आप वहाँ अपनी छाप भी नहीं छोड़ सकते। तो सब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। Thank you, sir, for your career guidance in yoga. Such a wonderful session like this cannot end without a perfect vote of thanks. And for this, I request Dr. Mukesh Chandra Sharma, sir, to kindly take over and end the session with his wonderful words. सभी को नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगा एज ए हेल्थ एंड कैरियर टूल विषय पर आयोजित इस वेबिनार के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय सेवा योजना श्री एस.पी. भटनागर सर, कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर के.बी. शर्मा सर, वेबिनार के मुख्य वक्ता श्री राम निरंजन जी शर्मा व सुश्री प्रिया व्यास जी, एमसी इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल डॉक्टर मनीष कौशिक जी, वेबिनार कन्वीनर डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी, महाविद्यालय एनएसएस इकाइयों के सभी कार्यक्रम अधिकारी, वेबिनार में उपस्थित एनएसएस वॉलेंटियर्स तथा सभी श्रोता एवं दर्शकगण, आप सभी की गरिमा में उपस्थिति से ये वेबिनार इतने सुंदर तरीके से आयोजित की जा सकी, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार। वेबिनार ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से मुझे धन्यवाद ज्ञापन हेतु अवसर दिया गया, इसके लिए कमेटी का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद की इस कड़ी में मैं सर्वप्रथम मुख्य अतिथि क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय सेवा योजना श्री एस.पी. भटनागर जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने अत्यंत अल्प समय में हमारा आग्रह स्वीकार किया और अपने ज्ञानवर्धक विचारों से हमें अवगत कराया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर के.बी. शर्मा जी को, जिन्होंने इस अत्यंत ज्ञानवर्धक विषय पर वेबिनार आयोजित करने की अनुमति प्रदान की और हम सभी को मोटिवेट किया। मैं आज की मुख्य वक्ता सुश्री प्रिया व्यास जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने योग के विभिन्न स्टेप्स की जानकारी हमें प्रदान की और ये बताया कि किस तरीके से शरीर को स्वस्थ एवं सुडौल बनाया जा सकता है। मैं आज की दूसरे वक्ता श्री राम निरंजन जी शर्मा जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने यह महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की कि किस प्रकार
योग को एक प्रोफेशन या व्यवसाय के रूप में अपनाकर व्यक्ति स्वस्थ भी रह सकता है और आत्मनिर्भर भी बन सकता है। इसके साथ ही मैं एनएसएस के सभी कार्यक्रम अधिकारियों जिनमें डॉक्टर अंशुल शर्मा जी, डॉक्टर ऋचा सिंघल जी, डॉक्टर विशाल गौतम जी, डॉक्टर बाबूलाल शर्मा जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके सहयोग से यह वेबिनार सफल हो सकी। इसके साथ ही तकनीकी कमेटी के सभी सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम सही प्रकार से संचालित किया जा सका। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप सभी राष्ट्रगान के लिए सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे।